हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर सिंह और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और मैं बता दूं, ये जीके के क्वेश्चन होते हैं और इसमें 10 क्वेश्चन लेता हूं। इसके माध्यम से मैं आपको 50 से ज़्यादा क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी हो, और आपका एसएससी हो, ठीक है, और आपका लेखपाल हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें वही क्वेश्चन लिया लिया जाता है जिनकी पेपर में आने की संभावना है या फिर वो पेपर में आई हुई है। ठीक है। तो चलो हम पहले क्वेश्चन से देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, तो हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन। ठीक है। नाइट्रोजन ये हरित गृह गैस नहीं है और बाकी सब हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, तो ये सब है। और मीथेन को भी याद कर लो आप। मीथेन जो ज़्यादा पाया जाता है गोबर गोबर गैस में पाया जाता है। ठीक है। धान के खेत में, गन्ना के खेत में, यहाँ सब मीथेन पाया जाता है। और अगर आपसे ये पूछेगा कि जो पशु जुगाली करते हैं वहाँ पर भी मीथेन पाया जाता है। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन। आपको पता है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। लेकिन पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। ठीक है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन पृथ्वी के भूप्रपर्टी पर, ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, लेकिन ये पृथ्वी की जो पपड़ी है जिस पे हम चलते हैं, दौड़ते हैं, वर्क करते हैं, इस पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। लेकिन अगर बात करेगा ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। तो आपको पता है चिपको आंदोलन जो था वो वन कटाई से संबंधित था और ये उत्तराखंड की बात थी। कहाँ की? उत्तराखंड की बात थी। और आपको पता है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में ये था, चिपको आंदोलन चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? तो एक सुंदर लाल बहुगुणा, सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा, और एक चंडी प्रसाद भट्ट थे, चंडी प्रसाद भट्ट। तो इनके द्वारा चलाया गया था। ठीक है। और लोग क्या करते थे, पेड़ से चिपक जाते थे और काटने नहीं देते थे। और आप ये भी जानो कि एक अच्छा क्षेत्र, एक अच्छा वन वाला क्षेत्र वही होता है जहाँ 33% वन पाए जाते हैं। 33%, और आप बोल सकते हो 1/3%। तो ये जहाँ पाए जाते हैं वहाँ वो एक अच्छा वन क्षेत्र होता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। कह रहा भारत में धारणीय विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। देखो, विद्युत उत्पादन सबसे अच्छा स्रोत है जल। क्यों? क्योंकि जल में पैसे भी कम लगते हैं और कोई यहाँ से कोई गंदगी नहीं निकलता। आप कह सकते हो यहाँ से कोई प्रदूषण नहीं होता। कोयला जलेगा तो प्रदूषण होगा। ठीक है। खनिज तेल गैस जलेंगे, प्रदूषण होगा। परमाणु बम से भी हानिकारक किरणें निकलेंगी, विकिरण होगा। लेकिन जल प्रदूषण ये सबसे बेहतर होता है। ठीक है। सबसे अच्छा स्रोत होता है अगर हमको विद्युत उत्पादन करना है तो। और आपको बता दूं, भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट का लक्ष्य रखा है, जिसमें 100 गीगावाट है सोलर एनर्जी। ठीक है। और 60 गीगावाट है जल विद्युत, मतलब हाइड्रो पावर। ठीक है, जल विद्युत। और सॉरी, 60 है पवन ऊर्जा। ठीक है, विंड एनर्जी। ये है 60। और फिर है 10 हाइड्रो पावर। ठीक है, हाइड्रो पावर 10 है। और 5 है बायोमास। बायोमास तो ये 175 गीगावाट ये लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। करा निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सबसे पहले अपनाया था। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो, परिवार नियोजन सबसे पहले अपनाया था भारत ने। ठीक है। भारत सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाया था। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर आपसे पूछेगी सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश में है, तो आपको पता है चीन में। चीन में विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, वो भारत दूसरे स्थान पे है। ठीक है। और अगर आपसे ये पूछे कि 2030 तक भारत पहले नंबर पे आ जाएगा चीन को पीछे करके, जनसंख्या में 2030 तक भारत चीन को पीछे करके पहले नंबर पे आ जाएगा। और भारत ने अपनी जनसंख्या लक्ष्य रखा है, जनसंख्या को कम करने का लक्ष्य कब रखा है, तो जो कम करने का लक्ष्य रखा है वह 2070 रखा है। ठीक है, 2070 रखा है भारत की अपना जनसंख्या वो कम कर लेगा।
तो ये लक्ष्य रखा है 2070। और चीन जनसंख्या में सबसे आगे। अगर बात करें क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, 7वां स्थान किसका है? तो भारत का। नेक्स्ट, अगली क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा होता है? देखो, भारत में जो विदेशी विनिमय संचय रखरखाव है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा होता है, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई के द्वारा। और आपको बता दूं, आरबीआई जो बना था वह हिल्टन यंग कमेटी के द्वारा बना था। यंग कमेटी। तो हिल्टन यंग कमेटी के द्वारा आरबीआई का निर्माण हुआ था। आपको पता है 1934 का अधिनियम था, 1934 का अधिनियम था, लेकिन 1935 में बना था। आरबीआई कब बना था? 1934 का अधिनियम था, लेकिन 1935 में बना था। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1949 में हुआ था। ठीक है, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है उसका मुंबई में है। ठीक है, इसका आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। पहले कहाँ था? तो कलकत्ता में। कलकत्ता में था। तो 1937 में इसको मुंबई ला दिया गया। ठीक है, पहले था कलकत्ता में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी सम्मिलित किए जाते हैं? देखो, प्राकृतिक पूंजी जो वो होते हैं जो हमें प्रकृति द्वारा मिलता है। तो इसमें सब सही है, सड़क गलत है। तो सड़क हमें प्रकृति द्वारा नहीं बनता, हम बनाते हैं। तो ये सब जो है ये प्राकृतिक पूंजी है। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा वन कितना है भारत में, तो भारत में वन इस समय है 24%, 24.54%। ठीक है, इतना वन है। और ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछेगा कि जल कितना है पूरे विश्व में, तो 3% मीठा जल है जो हम पीते हैं। और 0.68% ये ज़मीन के नीचे, बस इतना ही जल बचा है। तो ज़मीन के नीचे सिर्फ 0.68% जल बचा है। मीठा जल है 3%, और बाकी 97% जो जल है ये समुद्र का जल है, और ये है खारा। हम इसे किसी भी उपयोग में नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। फिर हम बात कर लेते हैं खनिज की। खनिज हमको कहाँ से मिलती हैं? तो अवसादी चट्टानों से। ठीक है, अवसादी चट्टानों से हमको मिलती हैं खनिज जैसे कोयला हुआ, सोना हुआ, तांबा हुआ, ये सब हमें अवसादी चट्टानों से मिलती हैं। ठीक है, करा दृष्ट विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? जो दृष्ट विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? देहरादून। और आपको पता है वन अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। और वन्य जीव अभ्यारण्य संस्थान वो भी शोध संस्थान वो भी कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, तो ये सब कहाँ है? देहरादून में है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर पूछेगा यूपी में विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ है? तो चित्रकूट। ठीक है, कहाँ है? चित्रकूट में है विकलांग विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की जनगणना 2011 के अंतरिम आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य देखो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, और अगर बात करेगा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। लेकिन अगर बात करेगा क्षेत्रफल, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला कौन सा राज्य है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है राजस्थान। और सबसे कम क्षेत्रफल तो गोवा। ठीक है, कौन है? गोवा है। और अगर आपसे ये पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसके पास है? केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो दिल्ली के पास है। और सबसे कम जनसंख्या जो है वो लक्षद्वीप के पास है, लक्षद्वीप। लेकिन अगर पूछेगा क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो अंडमान निकोबार के पास सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। और सबसे कम क्षेत्रफल आपसे पूछ लेगा तो लक्षद्वीप में सबसे कम क्षेत्रफल और सबसे कम जनसंख्या दोनों है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं आगे। कह रहा है 2011 के अनुसार अनुमान के अनुसार विश्व की कितनी % जनसंख्या भारत में रहता है? तो देखो विश्व का 17.5% जनसंख्या भारत पर निवास करता है। और विश्व का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो 2.4% है। विश्व का 2.4% भारत के पास है भौगोलिक क्षेत्र, और उसी पे 17.5% जनसंख्या कहाँ करता है? भारत में निवास करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना है। अगर बात करेगा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है जनसंख्या में, तो चीन है। ठीक है, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है चीन। और अगर पूछेगा यूरोप में, तो देखो यूरोप में सबसे बड़ा एक तो रूस जो विश्व का सबसे बड़ा है, और एक दूसरा जो विश्व का सबसे छोटा है वेटिकन सिटी। ये दोनों सबसे बड़ा और सबसे छोटा रूस मतलब यूरोप महाद्वीप में ही आती है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप के ही देश हैं जो विश्व के सबसे बड़े और छोटे हैं। लेकिन अगर बात करेगा उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा है कनाडा। ठीक है, क्षेत्रफल में जनसंख्या में है यूएसए।
ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। फिर हम आगे चलते हैं। कल्याण निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज्य का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था? देखो, पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान में, और राजस्थान में आपको पता है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में, सॉरी 1959 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, ये पंचायती राज सबसे पहले, और राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था। कहाँ? नागौर में। और आपको बता दूं, ये गांधी जी इसको चाहते थे पंचायती राज को, इसलिए ये पंचायती राज 2 अक्टूबर को लागू हुआ। और आपको बता दूं 243 अनुच्छेद के तहत ये आता है। ठीक है, और 243 से 243 ओ तक है, तो आप कह सकते हो 16 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। कितने कितने 16 अनुच्छेद में इसका वर्णन है पंचायती राज्य का। और ये अगर ये कानून बनने के बाद, देखो जब ये बना था तो संविधान में नहीं आया था। जब संविधान में आया तो सबसे पहले लागू हुआ मध्य प्रदेश में। ठीक है, एक को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। और इसमें महिलाओं को 1/3% या आप कह सकते हो 33% आरक्षण प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले पर सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो देखो 5। तो ये जब कोई भी काम होगा निर्वाचन से संबंधित होगा तो वो 5 न्यायाधीश उसको मिलकर करेंगे, और इनको ज्यूरी बोलते हैं। ठीक है, ज्यूरी क्या बोलते हैं? ज्यूरी जब जैसे इनकी जो सदस्य संख्या होती है वो या तो 1 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, तो ये ज्यूरी होती हैं और ये सुनवाई करते हैं। ठीक है, जिसको वो बोलते हैं डबल बेंच और 5 बेंच, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, तो इसको ज्यूरी बोलते हैं। और अगर बात करेगा उच्चतम न्यायालय की, तो उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 124 इसका वर्णन करता है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 124 में। और उच्चतम न्यायालय इसकी जो स्थापना हुई थी, उच्चतम न्यायालय की स्थापना ये हुई थी 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत में, और यह दिल्ली में है। और उच्चतम न्यायालय पूरे भारत में एक ही होता है, और इसे आप कह सकते हो इसे अंतिम व्याख्यानदाता कहा जाता है। ठीक है, अंतिम व्याख्यानदाता कहा जाता है, मतलब ये और ये संविधान का रक्षक इसे कहा जाता है। ठीक है, संविधान का रक्षक भी इसे कहा जाता है। तो इस समय देखो इस समय 34 न्यायाधीश होते हैं, 33 + 1 एक प्रमुख होता है और 33 अन्य होते हैं। ठीक है, तो बस दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।